नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। 4 बजे हैं और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे से जुड़ी हुई है। कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के तेल अवीव पहुंच रहे हैं। इस दौरे पर भारत को मिलने वाला दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने वाला ताकतवर ड्रोन। पीएम मोदी के दौरे पर इजरायल के 10 हेरोन टीपी ड्रोन को लेकर अहम डील होने वाली है, जो $400 मिलियन का करार होगा। हेरोन टीपी ड्रोन जो है वो मिसाइल से लैस होते हैं। इनकी तुलना अमेरिका के प्रेडेटर और रीपर ड्रोन से की जाती है। इजरायल में हेरोन टीपी ड्रोन ETN के नाम से जाना जाता है, जो लगातार 30 घंटे की उड़ान की क्षमता रखता है। गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ है। गौरव, क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या सोचा जा रहा है, और रक्षा के क्षेत्र के अलावा और क्या क्या ऐसा लग रहा है कि ये दौरा ऐतिहासिक होगा? निश्चित तौर पर निशांत, ये दौरा ऐतिहासिक है। इसके कई मायने हैं। अगर सबसे पहले आप जिन मानव रहित लड़ाकू विमानों की बात कर रहे थे, अब तक भारत के पास मानव रहित टोही विमान थे, अनमैन्ड, उसमें सर्चर्स भी थे, हेरॉन्स भी थे, लेकिन अब मानव रहित लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के पास इतिहास में पहली बार आएंगे। अमेरिका देने में हिचकिचा रहा था, लेकिन इजरायल ने मंजूरी दे दी। हालांकि करार 2015 में हो चुका था। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इजरायल दौरे के दौरान ये पहली बार लड़ाकू टोही विमान भारत को दिए जाएंगे। इसकी क्षमता इतनी जबरदस्त है निशांत, कि ये लगभग 30 से 35 घंटों तक लगातार 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। दुश्मन के इलाके की न केवल ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही आतंकवादी दिखे तो तेजी से नीचे झुककर उन पर मिसाइल गिरा सकते हैं, और इतनी प्रिसिशन से ये मिसाइल गिराते हैं कि वो आतंकवादी और वही इलाका ध्वस्त होता है, आसपास के इलाके में नुकसान कम से कम होता है। तो ये बहुत ही बड़े तरीके से गेम चेंजर होगा निशांत। इस आने वाले समय में 10 ऐसे मानव रहित लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे हैं। आप हमारे साथ बन रही है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। सिर्फ आतंकवाद ही नहीं बल्कि नक्सलवाद से भी निपटने में इससे काफी मदद होगी। दोनों देशों को इस दौरे से क्या क्या फायदे हैं, आप खुद देखें इस रिपोर्ट को। दक्षिण पश्चिम एशिया का एक देश इजराइल, जिसके चारों तरफ लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र जैसे देश हैं। और ये बात दुनिया जानती है कि इजराइल के पड़ोसी देशों का बस चले तो वो उसे दुनिया के नक्शे से गायब करते हैं। फिलिस्तीन और इजराइल तो एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। इतना छोटा देश जिसे 3 गुना भी कर दिया जाए तो राजस्थान के क्षेत्रफल से भी छोटा हो, मगर मजाल नहीं कि इजराइल की तरफ उसके दुश्मन आंख उठाकर देख सकें। पहली नजर में ऐसे देश से दोस्ती को आगे बढ़ाना फायदे का सौदा लगता है, मगर पीएम के 3 दिन की इस यात्रा के साथ इजराइल को भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा लाभ होगा। इजराइल अपना 48% हथियार निर्यात भारत को करता है, जिसमें अब और तेजी आएगी। भारत अभी 70 से 100 अरब रुपए के करीब सैन्य उत्पाद इजराइल से आयात कर रहा है, जो अगले 5 साल में 150 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। इजराइल की कंपनियों के लिए भारत में निवेश के बेहतर मौके बनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल मोदी के दौरे के आसरे विरोधियों को यह जताना चाहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश न केवल उसका अच्छा दोस्त है, बल्कि उसके साथ उसके व्यापक कारोबारी रिश्ते हैं। इजराइल भारत की दोस्ती का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट के साथ एशिया के अन्य देशों के साथ डिप्लोमेसी में भी, शायद इसीलिए इजराइल में पीएम के इस दौरे को लेकर उत्साह है। कहा जा रहा है कि इजराइल पीएम के दौरे के दौरान उन्हें कोई सरप्राइज देगा। ये सरप्राइज क्या है ये तो इजराइल ही जाने, मगर इजराइल पहुंचने से पहले ही पीएम मोदी ने इजराइल के एक अखबार को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में मोदी ने कहा है, मेरे दौरे से द्विपक्षीय संबंधों तथा आतंकवाद विरोधी लड़ाई समेत सभी प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेरा दौरा ऐसे खास मौके पर आया है जब भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं। यह दौरा दोनों देशों के बीच सदियों पुराने जुड़ाव पर आधारित है। इजरायली पीएम नेतन्याहू से पीएम की जिन मुद्दों पर बात होनी है, उनमें आतंकवाद, कारोबार, सुरक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन, सिंचाई और जल प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं। दोनों देशों के बीच सामरिक महत्व के क्षेत्र में कई करार हो सकते हैं।
ऐसी संभावना है कि नौसेना के लिए बराक 8 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद का सौदा और भारतीय नौसेना के लिए स्पाइक टैंक विरोधी मिसाइलों की खरीद का सौदा भी हो सकता है। आपको बता दें कि इजराइल का मौसम खेती के लायक नहीं है, फिर भी आधुनिक तरीकों से उसने खेती को मुमकिन बनाया है। इजराइल ने ऐसी तकनीक इजाद की है जिससे बहुत ही कम पानी में सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। पीएम मोदी इजराइल से खेती के आधुनिक तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे। जल प्रबंधन के मामले में इजराइल का कोई जोड़ नहीं है। समुद्र से घिरे इस देश ने खारे पानी को पेयजल बनाने की तकनीक विकसित की है। निश्चित तौर पर यह सब जानना बेहतरीन होगा। आज तक ब्यूरो। इतना ही नहीं, इजराइल एक ऐसा देश है जिसके पास वो तकनीक है, वो मैन पावर है जो कि गंगा की सफाई कर सकती है और वो प्रपोज भी ये करना चाहते हैं। ऐसी कई बार गाहे बगाए खबरें आती रही। गौरव सावंत इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। गौरव, एक क्षेत्र जिस क्षेत्रों को लेकर हर एक की नजर है वो ये है कि आज भारत भी अपने दोस्त ढूंढ रहा है। जिस तरीके से आसपास माहौल है, भारत भी उसी तरीके से दुश्मनों से घिरा हुआ है जिस तरीके से इजराइल घिरा हुआ है। तो ऐसे में एक कॉमन फैक्टर दोनों देशों के बीच में काफी बनता है। आपने बिल्कुल सही कहा निशांत। अगर दोस्त की बात हो तो इजराइल एक ऐसा मित्र है जो हर तरफ से घिरा है हॉस्टाइल पावर से, और वही भारत की भी स्थिति है। और चाहे वो आतंकवाद की बात हो, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, मिसाइल्स की बात हो, बहुत जबरदस्त कोऑपरेशन है दोनों देशों में। लेकिन इसके साथ साथ आपने बिल्कुल सही कहा निशांत कि अगर गंगा की सफाई हो या फिर पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, कृषि और पानी दोनों में कैसे भारत इजराइल की मदद ले सकता है। रेगिस्तान की मरुभूमि और कैसे उसे सुंदर बनाया जा सकता है, कैसे उसमें कृषि बढ़ाई जा सकती है, कृषि उत्पाद कैसे बढ़ाया जाता है। जी सही फरमा रहे गौरव। और प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर दुनिया की नजर है, खासकर मुस्लिम देशों की, क्योंकि दुनिया में इजराइल मुस्लिम देशों की आंख की किरकिरी की तरह देखा जाता है। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और चीन सीमा पर भारत के साथ तनाव बनाए हुए हैं, तब पहली बार भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का इजराइल जाना और रक्षा समझौते की तैयारी करना एक ऐतिहासिक घटना माना जा रहा है। इस अहम दौरे से पहले पीएम मोदी ने इजराइल के टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है। क्या कहा उन्होंने, आप खुद देखें। एक तरफ भारत आतंकियों का खात्मा कर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकियों की खातिरदारी कर रहा है। पाकिस्तान में सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। यहां तक कि वो दोनों उसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में घूम रहे हैं जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पाकिस्तानी सेना के प्रमुख की है। सपोलों को पाल रहा पाकिस्तान, आतंकी के इकरारनामे के बाद बढ़ाई सुरक्षा। सलाउद्दीन और हाफिज सईद पाक सेना प्रमुख की होती है। पिछले 15 दिनों में हाफिज सईद का ठिकाना 4 बार बदला जा चुका है, वो भी दूर दराज के इलाकों में। उन्हें शक है कि हाफिज सईद की कभी भी हत्या हो सकती है। सलाउद्दीन पर अमेरिकी पाबंदी के बाद उसे भी एक जगह पर रुकने नहीं दिया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप सरकार ने सैयद सलाउद्दीन और उसकी आतंकी संस्था को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चिन्हित किया था और उसे अमेरिका का दुश्मन बताया था, जिसके बाद से ही सलाउद्दीन और हाफिज सईद का पाकिस्तान में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। और बात उस खबर की जो सीधे उन हजारों लोगों से जुड़ी है जो नोटबंदी के बाद अब तक पुराने नोट वापस जमा नहीं करा सके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र और आरबीआई को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तल्ख लहजे में सवाल पूछा कि नोटबंदी के दौरान किसी विवशता से पुराने नोट नहीं जमा कर पाने वालों के लिए सरकार क्या कर रही है। इस बारे में तय करने के लिए कोर्ट ने केंद्र और रिजर्व बैंक को 2 सप्ताह का वक्त दिया है। अदालत का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है तो सरकार उसके पैसे मार नहीं सकती। सरकार से 30 दिसंबर की डेडलाइन पर पूछे सवाल। उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामले में खुद मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर के एक नामी डॉक्टर से जान के बदले 20 लाख की रंगदारी का मामला सामने आया है। ये वही डॉक्टर है जिसके अस्पताल का उद्घाटन खुद सीएम योगी ने किया था 14 जून को। डॉक्टर का आरोप है कि उनसे 20 लाख की रंगदारी मांगी गई और रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। 28 जून को मेरे मैनेजर के मोबाइल पर फोन आया
कि मैं रामासरा यादव देवरे जेल से बोल रहा हूँ। 20 लाख रुपया संजय यादव सन ऑफ छबील यादव गांव मुजोन थाना गोला पहुँचा दो, नहीं तो गोरखपुर सब जो मर्डर हुए हैं एक मर्डर हो जाएगा। इस समय में बहुत लाइट लिया, किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन सेम फ़ोन फिर 29 तारीख को आ गया। 29 को फ़ोन 12 बजे आया, मैं तुरंत जाकर एसएसपी में मिला और सारे प्रकरण की जानकारी उनको दी। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है? ग्लोबल साई अस्पताल के डॉक्टर श्री शिवशंकर शाही जी अपराधियों ने धमकी दिया, उनसे पैसा वसूलने की बात की गई। सर कितने की रंगदारी मांगी और क्या कहा गया? अब मैं छानबीन करने आया हूँ। कहाँ से फोन आया था? नहीं, उसकी जांच की जा रही, सारी चीज़ों की जांच की जा रही। तो सर कितनी बार फोन आया कुछ पता चल रहा है? 2 या 3 बार। क्या उसने अपना नाम बताया है? नाम बताया है, नाम आप लोगों को मालूम होगा, हमें मालूम है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। नहीं, नाम तो नहीं बताएंगे। जानकारी मिल पाई है कहाँ से फोन आया? क्या नहीं, कहाँ से फ़ोन आया, किसका फ़ोन था, किस फ़ोन की जाँच की जा रही, सारी चीज़ों गोपनीय है। लगभग 20 लाख रुपए की बात की गई। सर कुछ अभी ट्रेस कर पाया पुलिस ने? नहीं, जांच पड़ताल चल रही है, पता लग जाएगा। और सीधे आपको लेके चलते हैं जीएसटी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस राजस्व सचिव की। कंपोजिशन स्कीम वाला व्यापारी हमको कैसा बिल देगा और उसका टैक्स, मान लो कंपोजिशन में हम ये कह रहे कि 1% लगेगा, तो क्या हमको बिल के ऊपर वो 1% दिखाएगा और हमसे 1% ही लेगा कि 12% लेगा या 18%, जो भी आइटम का रेट है वो? देखिए, इसमें मैं आपको समझा दूं कि जब हम ये कहते हैं कि कंपोजिशन वाला या जो टैक्स एग्जेम्प्ट व्यक्ति है, ट्रेडर, वो तो फाइनल माइलस्टोन है, फाइनल इन द चेन। उससे पहले वाले जो स्टेज में टैक्स की इनकम तो सरकार को हो ही जाती है। जब होलसेलर कोई रिटेलर को बेचता है तो वो टैक्स की इनकम सरकार में आ जाती है, होलसेलर ने पूरी भरी होगी। सिर्फ यही है कि जो लास्ट रिटेलर है उसकी वैल्यू एडिशन जो होगी उतनी कैप्चर नहीं होगी टैक्स में, बाकी तो वो टैक्स तो सरकार में आ ही जाता है। इसलिए जो कंपोजिशन स्कीम वाला डीलर है या तो जो एग्जेम्प्ट डीलर है रिटेलर, वो चाहे बिल में कुछ भी दे न दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स तो हमारे पास आ ही जाता है। वो टैक्स नहीं भी दिखाए तो भी ठीक है, उसको तो टोटल प्राइस ही दिखानी है अपनी रिटेल में कि भाई इतनी प्राइस का ये बना। सो उसमें लोग कहते हैं कि हमको कच्चा टिकट दे दिया। वो अगर कंपोजिशन वाला डीलर है तो उसमें डजंट मैटर, लेकिन वो रजिस्टर्ड डीलर है तो उसको पूरा का पूरा अपना टैक्स रेट दिखाना है कि जो आपसे चार्ज कर रहा है वो आपको दिखाना है। बट कंपोजिशन वाले डीलर में ये पॉसिबल है कि वो अपने बिल में वो टोटल प्रोडक्ट वैल्यू दिखाएगा, वो उसमें कोई अलग टैक्स का ब्रेकअप नहीं दिखाना है उसको, क्योंकि उसका पहले वाला जो स्टेज है उसमें हमारे पास टैक्स आ गया होगा होलसेलर तक। वो रजिस्टर्ड डीलर जो होगा लास्ट वाला, उससे हमारा टैक्स आ गया होगा। तो ये जस्ट क्लैरिफिकेशन सो दैट पीपल आर नॉट कंफ्यूज एंड कुछ लोग अननेसरी इसकी क्वेश्चन नहीं उठाए कि मैं फलानी दुकान में गया, वो छोटा ट्रेडर था, उसने मेरे को बिल कुछ नहीं दिया या तो बिल में कुछ लिखा नहीं। अगर वो कंपोजिशन डीलर है तो ही मे नॉट बी गिविंग यू एग्जैक्ट टैक्स ब्रेकअप, ही इज नॉट सपोज टू डू इट। उससे पहले वाले स्टेज में टैक्स कैप्चर हो गया है हमारे पास। एक तो ये है। दूसरा, फाइनली एक वन लास्ट पॉइंट इज की अलग अलग व्यापारियों को जो अभी भी इंफॉर्मेशन का गैप है, पीपल वांट टू नो मोर, और कुछ चार्टर अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, उनको भी काफी कुछ जानना है नए